मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं। अब हमारे इतने अरकान बाप पार्टी में शामिल हो गए हैं तो हमें मखसूस नशिस्त अलॉट की जाए। दोनों बहनों ने तलवारें पकड़ी हुई थी और वाले साहब सामने बैठे हुए थे। तो अब जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, देखिए स्टेबिलिटी आई है। जहाँ जरा कुछ अजीब सा फील हुआ वहीं उनकी टांगे कांपने लगती हैं गाड़ी चलाते हुए। पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट है, अम्मा की, बाबा की, इवन बहन भाइयों की, सबकी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरेश ज़ुहैब और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। हमेशा की तरह आपका आज अच्छा दिन गुजरे, इसी उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। तो सहरिश, मौसम की कुछ तब्दीली के असरात आप पर हुए हैं? भाई मुझे तो आज कुछ सर्दी सी लग रही है, पता नहीं सर्दी हो नहीं रही, लग रही है आज। यहाँ पे कूलिंग ज़्यादा है कुछ चक्कर है। अलबत्ता ये है कि गवादर में कितनी बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें, 16 और घंटे से तूफानी मार्च बारिश। के आगाज़ में कराची में बारिशों की और मौसम के थोड़ा सर्द होने की तवक्को भी जाहिर की जा अच्छा, रही बारिशों है। की भी? बिल्कुल, ये ओह। होने होने जा रहा है। और अब हम कुछ अच्छी बात करते हैं। बिल्कुल, और प्रोग्राम अच्छी बात, बड़ी प्यारी सी बात है, वो ये है कि मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं। मोहब्बत और दोस्ती, मगर एक चीज़ इन दोनों को ख़राब करती है, वो है गलत फहमी। तो कोशिश करें कि छोटी सी जो गलती होती है उस पर पर्दा डाल दें, दरगुजर कर दें और अपने रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट करें, तो उससे दोस्ती भी कायम रहती है, मोहब्बत भी कायम रहती है। अगर हम छोटी छोटी बात का इशू बनाएंगे, खफगी जाहिर करेंगे, तो उससे ना फिर आपस में दिल ख़राब होता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है बातों को क्लियर करना, जब मोहब्बत है और दोस्ती है ना, तो इस दोनों मामलात में चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। छुपाना नहीं चाहिए कुछ में से। तीसरे से कुछ पूछें या तीसरा आपको कुछ बताए तो मामलात ख़राब होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ है उसको शायद वक्ती तौर पर बुरा सा लगेगा, लेकिन वो छोटा सा वक्त आपको आगे आने वाले वक्त के लिए आसानी पैदा कर देगा। बिल्कुल जनाब, और इसी अच्छी बात का हमें आगे बढ़ना और अब शामिल करनी है बड़ी खबर। सियासी खेल मजीद दिलचस्प, कौमी असम्बली इजलास बुलाने का वक्त आन पहुंचा, लेकिन पीटीआई की इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला हल न हो सका। अगर ये नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में तकसीम हो गई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रद्द अमल क्या होगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स का राज बरकरार, लाहौर को शिकस्त देने के बाद टेबल पॉइंट्स में पहली पोजीशन पर आ गई। लाहौर कलंदर्स की लगातार छठी शिकस्त, दिफाई चैंपियन पीएसएल 9 से बाहर होने के करीब। उसामा मीर की 6 विकेटों ने शायकीन के दिल जीत लिए। नई हुकूमत की आमद की मईशत पर मुस्बत सम्राट, मोडीज और ब्लूमबर्ग ने मईशत के हवाले से मुस्बत बयानात जारी कर दिए। और ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। सिंध गेम्स में कराची डिवीजन की पहली पोजीशन, फेंसिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले आज होंगे मेहमान। और जनाब, ये तो आज की खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक जानब सियासी मैदान और दूसरी जानब खेल का मैदान। और अब सोशल ट्रेंड्स की जानिब अगर हम आएँ तो टॉप ट्रेंड्स में लाहौर कलंदर बामुकाबला मुल्तान सुल्तान्स टॉप ट्रेंड में शामिल है। पाकिस्तान सुपर लीग के 14वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर को 60 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं कामयाबी हासिल कर ली है। बिल्कुल जनाब, मुल्तान सुल्तान्स के 215 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो 17वें ओवर में 154 रन पर आउट हो गई। न जाने लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया, 2 बार की दिफाई चैंपियन है और नहीं परफॉर्म कर पा रही। और अगर हम पॉइंट्स टेबल पे या फिर ऑन पेपर बात करें ना तो फिर भी इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं क्यों ग्राउंड में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी ख़राब है। डीप इनके पास बैटिंग लाइन मौजूद है, उसके बावजूद भी ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना चेस कर पा रहे हैं, ना बॉलिंग कर पा रहे हैं। ये है कि जो T20 के कैप्टन हैं वो लाहौर कलंदर के कैप्टन हैं। T20 की टीम में जो बॉलर्स हैं वो T20 शाहीन का भी एक किस्म का टेस्ट है। अगर वो अपनी टीम को उस तरह से नहीं लेकर चल पा रहे तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी कैप्टनसी के हवाले से, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से और उनकी टीम में जो बाकी खिलाड़ी जो पाकिस्तान की T20 का हिस्सा हैं उन पर। तो ये आगे वर्ल्ड कप की तैयारी और आगे सीरीज़ की तैयारी इंग्लैंड की, ये कुछ
समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा जो ट्रेंड है ना वो उसामा मीर के हवाले से है, हैशटैग उसामा मीर ट्रेंड कर रहे हैं और 6 विकेट ली है। क्या जादू किया इन्होंने कल, कमाल कर दिया। मैं कहती हूँ इनकी वालदा ने माशाल्लाह इनको गले लगाया। मैंने वो पिक्चर देखी है जिसमें वो कुछ आबदीदा भी हो रही हैं, खुशी की मारी हो रही होंगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब बेटा इतना अच्छा परफॉर्म करे तो माँ ने ग्राउंड में जाकर गले लगाया है। तो बड़े प्यारे के मनाजिर थे जो आजकल माओं की बड़ी एंट्री है। बाबर आजम की सेंचुरी, उनकी वालिदा आपने देखा कि वो ग्राउंड में थे, वो कहते कि पहली दफ़ा मेरी वालिदा उन्होंने मैच स्टेडियम में देखा है। बाबर आजम को खेलते हुए अरसा हो गया, वो कह रहे कभी वो ग्राउंड में नहीं आती, वो घर में टीवी पे मैच देखती है और पहली बार आई हैं। इनके लिए बड़ा स्पेशल था और उन्होंने तकरीबन 170 प्लस पे अपना स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी स्कोर की थी परसों। तो ये आज उसामा मीर गुज़श्ता रात वो उनकी वालिदा थी और उनकी देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। मुझे लगता है सब खिलाड़ियों ने फ़ोन करना है, अम्मा ग्राउंड में आए, आप आएंगे तो लेकिन पहले परफॉर्म करेंगे तो उनके आने का फायदा, वरना आई भी होंगी तो पता नहीं चलेगा कब आई और कब आने की वजह से परफॉर्म कब आई और कब गई पता भी नहीं चलेगा। लेकिन खैर ये है कि लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पे हम लाजमी क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे कि भाई क्या वजह है कि ये लोग नहीं खेल पा रहे, ना चेस कर पा रहे, ना बॉलिंग कर पा रहे हैं और क्यों इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और वो टीम है ये तो 2 दफ़ा टाइटल जीत चुकी है, पोटेंशियल था इनमें, फखर जमान नहीं चल के दे रहे। तकरीबन वही टीम है हाँ, जो पिछला टाइटल जीती। और आपको पता है पिछले दोनों सीजन्स में फखर जमान चले बहुत जो अब ऑफ कलर है। बिल्कुल, जमान भी और जो साथ शाहीन है और हारिस है उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। हारिस तो खैर चले गए ना, लेकिन अब बहरहाल उनके टीम के मामला जो हैं वो हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन खबरों की खबरों में सबसे अहम मामला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन के तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी गई है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र ने मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान की कार्रवाई गैर आइनी करार दे दी है। लीगी रहनुमा कहते हैं मखसूस सीटों के लिए असम्बली में जीत कराना ज़रूरी है। और इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब आपके वक्त का। अगर हम मखसूस नशिस्तों के मामले के हवाले से बात करें तो इस बात में कितनी सदाकत है कि आप लोगों ने आखिरी तारीख तक फहरिस्तें ही नहीं जमा करवाई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 2 चीज़ें इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मजलिस इबादत-ए-मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गुज़श्ता 7 साल से अलाइंस के अंदर हैं और इन इंतखाबात से पहले हमने फ़ैसला किया कि पंजाब के अंदर PTI के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर ही SIC और MWM इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो उस वक़्त PTI की तरफ से जो लिस्ट जमा करवाई गई उसके अंदर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM की नुमाइंदगी भी मौजूद थी और वो हमने एज एन अलाइंस जमा करवाई। लेकिन दूसरी सूरत वो चूँकि फिर बल्ले का निशान उड़ा दिया गया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत कुछ हुआ, आपके इल्म में है। हम दूसरी चीज़ ले लेते हैं कि अब हम किस तरह क्लेम कर सकते हैं। देखिए, आइन ये कहता है कि अगर कोई मखसूस तादाद अफराद की किसी पार्टी के अंदर शामिल होती है और फिर उनकी तादाद इस हद तक पहुँचती है कि वो कोई सीट क्लेम कर सकें, वो ख़वातीन की हो या रिज़र्व से हो या अक़लियतों की हो, तो वो क्लेम कर सकते हैं। अब आइन ये राइट देता है कि चूँकि 87 के करीब 87 मेंबर्स नेशनल असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में SIC में शामिल हो गए हैं और 107 के करीब पंजाब में और 90 के करीब खैबर पख्तूनख्वा में और 9 सूबा सिंध के अंदर प्रोविंशियल असम्बलीज़ में रिस्पेक्टिव वो दाखिल हो गए हैं। तो अब हम ये डिमांड कर रहे हैं आइन पाकिस्तान के तहत, आइन की रूह के मुताबिक, कि वो सीटें हमें अलॉट की जाएँ। अच्छा, अब ये सवाल कि क्या वो लिस्ट जमा करवाई गई थी सेपरेटली, तो अव्वल तो मैं समझता हूँ कि जब हमने एज एन अलाइंस लिस्ट जमा करवा दी थी तो हमने सेपरेटली क्यों जमा करवानी थी? क्योंकि उस वक्त तो नहीं हमें पता था कि काजी आला के फैसले के मुताबिक हमारा निशान बल्ला उड़ा दिया जाएगा। चलें, अब अगर दूसरी तरफ भी आ जाएँ तो हमने नहीं जमा करवाई, तो लिस्ट जमा करवाना या ना करवाना रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत आता है। अब जब आइन के पहली चीज़ आइन है, मुकद्दम आइन है, दूसरी चीज़ रूल्स एंड प्रोसीजर है। रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर ये बताया जाएगा कैसे होनी है कैसे नहीं होनी। चलें, हमने नहीं करवाई जी। उसके अंदर 2 प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 2018 के इंतखाबात के अंदर KPK के अंदर बाप पार्टी और पंजाब के अंदर अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाला से कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई गई थी।
इंतखाबात के बाद जब मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने आज से 7 रोज़ पहले दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे इतने अरकान बाप पार्टी में शामिल हो गए हैं तो हमें मखसूस नशिस्त अलॉट की जाए, तो उनको मखसूस नशिस्त अलॉट की गई, इसी में भी किया गया। और ये कोई बहुत 60s 70s 80s का प्रेसिडेंट नहीं है, ये 2018 के इंतखाबात की बात हो रही है। और 2018 से लेके आज के दिन तक कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर या इवन इन चीज़ों के अंदर कानून के अंदर कोई इस किस्म की तब्दीली नहीं आई। अच्छा कि हम हामिद उस साहब मुझे बताएगा कि आपकी मखसूस नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग बराह रास्त तो सामने नहीं आए हैं, मगर बिल वास्ता अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी है। अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप लोगों की अगली हिकमत अमली क्या होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी और PMLN तो चूंकि अब उनका मिजाज है कि वो लूट मार के कायल हैं, वो ये समझते हैं कि ये माले मुफत दिले बेरहम है। इस वक्त किसी टेक्निकल बात के ऊपर फंसा के तो हम ये नशिस्तें हासिल कर लेंगे, और ये कोई थोड़ी नशिस्तें नहीं हैं। इन नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर सेनेट की 7 सीटें बनती हैं, सिर्फ SIC की रिजर्व सीट्स हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर 7 सेनेट की सीटें बनती हैं। बिला वास्ता बने थे, ज़ाहरी तौर पर सामने नहीं आए थे। आज वो इफ्स एंड बट्स के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि वो पार्लिमानी पार्टीज़ को नोटिस भी कर दिया, जो कि हमारी डिमांड भी थी कि अगर MQM फ्रीक बनना चाहती है, पीपल्स पार्टी फ्रीक बनना चाहती है, PMLN फ्रीक बनना चाहती है, तो कम अज़ कम इतना जिगरा इतना हौसला तो पैदा करें कि इस मुकाबले पर आके सामने आके कहें कि नहीं जी हमने इनकी ये सीटें लूटनी हैं, छीननी हैं, हमने गसब करनी है, ताकि कौम को पता तो लगे कि ये किरदार किसका है। तो वो आज वो इंडिविजुअल शख्सियात के पीछे छुप रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह वो बासीत पार्टी ही वहाँ पर अपीयर होंगे। और उसके ऊपर हिकमत अमली यही है कि जनाब अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और एहतजाज अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर की ऑप्शन भी हैं, मौजूद हैं, और फिर उसके ऊपर फैसला जो इमरान खान साहब का होगा वो हतमी फैसला होगा। अच्छा, लेकिन एक साहबजादा साहब, PTI से आपका इत्तेहाद हुआ है, आज़ाद अरकान आपकी जमात में जम हो गए, इत्तेहाद किन शराइत पर हुआ है? अपोजिशन लीडर का फैसला अब कौन करेगा? आपकी जमात करेगी या PTI इस मामले में खुद मुख्तार है? नहीं, देखें, ये चूँकि कोई नई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, बहुत पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, और आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी मौजूद है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद है, और कभी भी एतमाद साजी के हवाले से कोई फुकदान नहीं रहा। PTI एक क्राइसिस में थी और इंडिपेंडेंस की एक सिचुएशन सामने आ चुकी थी, तो हमने तो अपना शोल्डर प्रोवाइड किया टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि वो जो इंडिपेंडेंट्स जीत के आ रहे हैं वो प्रोटेक्ट रहें, वो महफूज रहें, वो एक छतरी तले रहें, वो एक जमाती डिसिप्लिन के पाबंद रहें। तो ये ताउन गैर मशरूत है, बग़ैर किसी शराइत के है। जब आपका दोस्त, आपका साथी किसी मुश्किल में हो, किसी मुसीबत में हो, तो उसकी मदद शराइत के साथ नहीं की जाती, उसके काम शराइत के साथ नहीं आया जाता, गैर मशरूत है। और हमने बिल्कुल ये ऑफ़र की है, और मेरा ख्याल है कि मॉरली ये ऑब्लिगेशन थी हम पर कि चूँकि PTI बैक्ड कैंडिडेट इतनी बड़ी तादाद में हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो हमने बिल्कुल ये ऑफ़र किया था कि पॉलिसी इमरान खान की होगी, और मैं दोबारा इस चीज़ को एश्योर करता हूँ कि पॉलिसी इमरान खान। तो हामिद साहब, अगर PTI से इत्तेहाद कामयाब रहता है तो क्या मुस्तकबिल में जैसे PTI आपकी जमात में जम हुई है वैसे ही कि आपकी जमात भी PTI में जम हो जाएगी, या फिर अपनी जमात में रहते हुए सियासी इत्तेहाद का ऐलान आप लोग करेंगे? नहीं, देखें, इत्तेहाद हमारा कामयाब ही है, गुज़श्ता 7 साल से चल रहा है तो कामयाब है और चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने इतने बड़े एतमाद का इजहार किया है। PTI सुन्नी SIC में जम नहीं हुई, ये थोड़ी एक टेक्निकल चीज़ है, इसे समझ लीजिएगा। जम होने का स्टेटस वो होता है कि आप अपनी पार्टी को इंक्लूडिंग उनके तमाम जो ओहदेदारान हैं मरकज़ में, सूबे के और मेंबर्स, उनकी मेंबरशिप विड्रॉ करके तो दूसरी पार्टी के मेंबर बन जाएं। ऐसा नहीं हुआ, चूँकि उनके इलेक्शंस को नल एंड वॉइड किया गया था। तो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मेरा ख्याल 3 तारीख को हो रहे हैं, तो PTI की अपनी शनाख्त बाकी है। हाँ, PTI बैक्ड कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर आए हैं, तो जम होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगला इलेक्शन आएगा, अभी ये मेंबर्स जो हैं वो SIC में रहेंगे, और अब चूँकि 4 अफराद के
एफिडेविट्स हमने SIC की तरफ से जमा नहीं करवाए, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के तौर पर और उनके नुमाइंदगान के तौर पर कौमी मौजूद होंगे तो हमारा वो वर्किंग रिलेशन वहाँ पर कायम रहेगा। और उसके बाद जब अगले इंतखाबात आएंगे तो अच्छा साहबजादा साहब, आज अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास हो रहा है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी का नाम सामने आया, तो इन्हीं के नाम फाइनल करने की ख़ास वजह थी या फिर पार्टी ने पहले सोच रखा था डिप्टी स्पीकर के लिए खातून का नाम होगा? अच्छा देखें, इसके अंदर मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हमारी जमात भी वुमेन एम्पावरमेंट पर यकीन रखती है और कोई ख़ास वजह नहीं थी। ये जो हमारी खातून हैं इनकी कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए और इनका नाम जो है वो वहाँ से लोकल तंजीम ने और तमाम लोगों ने रिकमेंड करके भेजा था और उनकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि शी हैज़ सर्व्ड अ लॉट, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और इंशाल्लाह वही हमारी डिप्टी स्पीकर भी। सही, चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखते हैं, PTI भी रखती थी। अच्छा, पंजाब की बात अगर की जाए तो वहाँ मरीम नवाज़ वज़ीर आला बन चुकी हैं, तो अपोजिशन में रहते हुए आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह हुकूमत को टफ टाइम देने की सोच आप लोग रखते हैं? मुंतकिम मिजाज औरत हैं मरीम साहबा, शकी औरत है मरीम साहबा और पेशेंस नहीं है उनके अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की बदकिस्मती है कि टोटल 23,000 वोट लेके लाहौर सिटी की। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ा खेज़ बात बताता हूँ। मेरी नेशनल असम्बली की जो मैं सीट जीती है, मेरे नीचे जो एक MPA हैं उनकी सिर्फ लीड 27,000 है, मेरे दूसरे MPA की सिर्फ लीड 17,000 प्लस है और ये मैं फैसलाबाद सिटी की बात कर रहा हूँ। और मरीम साहबा लाहौर शहर की सीट से टोटल 23,000 वोट लेके जीती हैं। तो जिनको इस गासिबाना तरीके से और इस नाइंसाफ़ी के साथ जिताया गया और फिर उन्हें ज़बरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो एक बात ज़हन में रखें, गासिब को पता होता है कि वो किसी का हक़ गस्ब कर रहा है और जब गासिब इस चीज़ को जानता है तो फिर उसका रवैया, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर गासिबाना ही होता है। गासिब आदमी कभी भी कब्ज़ा करने के बाद शराफत के साथ पेश नहीं आ सकता। वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगी हमें, हमारे बहुत से लोग उनके सियासी इंतकाम का निशाना बनेंगे, लेकिन हम यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम उन्हें रजिस्ट करेंगे, पंजाब असम्बली के अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे और एक इंतहाई तगड़ी अपोजिशन का इंशाल्लाह किरदार। बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी उम्मीदवार हैं आज़ाद, वो अब उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन असल मामला अभी दरपेश है कि उन्हें रिजर्व सीट्स मिलती हैं या नहीं मिलती। ये मामला अभी बना हुआ है। नहीं, और देखते हैं कि इस पर इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है और ये ऊँट किस करवट बैठता है। अब मैं कुछ बात करती हूँ मौसम के हवाले से। आपको हमने पहले ही बताया कि कराची में मुदस्सिर ने ये हमें खबर दी थी कि भाई बारिशों की भी और थोड़ी सर्दी की लहर की वापसी की पेशगोई की जा रही है। तो तेज़ हवाएं तो कराची पहुँच गई हैं, पानी से भरे बादलों ने भी शहर का रुख कर लिया है। 1 मार्च को कराची में बादलों के बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि ठट्ठा, सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, बदीन, खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश हो सकती है। आपकी खबर सच थी जी, महकमा मौसमियात से मैंने खबर ली थी। कल से मगरबी हवाओं के सिस्टम की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो जो होता है ना मार्च, वो हमारे लिए गर्म ही होता है कराची मुझे में, लग रहा है इस दफा लेकिन ठंडा होगा ऐसा अब जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज बुध का दिन है, आज 28, कल 29 है और जुम्मे को बारिशों का इम्कान जाहिर, जी बारिशों का इम्कान है। तो आप सुबह जब आएंगी तो या तो भीगते हुए आएंगे या फिर जाते हुए भीगते हुए। मैं आऊंगी नहीं, क्योंकि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में बादल बरसने की भी तवक्को है। पेशावर, स्वात और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब बारिश ने ग्वादर वालों को दर बदर कर दिया है। 14 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश के बायस बिजली बंद होगी और सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने के बायस शहरी आमद और रफ्त के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। दीगर शहरों में मौसम की सूरत हाल पर भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन गवादर की जो सिचुएशन है, ये जो साहिली पट्टी में बारिश शुरू हो जाए तो उसका खासा नुकसान अच्छा, होता वैसे है। मैंने इससे पहले कभी यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल मुझे याद नहीं है कि मैंने देखी हो कि 16 घंटे से तूफ़ानी बारिशें हो रही हों और इतनी बारिशें कि लोगों ने कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कराची में आपने देखा था 2020 में और 2022 में
बारिशें जो है वहाँ सूरत हाल आप कराची में देख लिया था, साहिली पट्टी में अगर इश्शे हों तो मसाइल और ज़्यादा बन जाते हैं। चलें, लाहौर शहर में भी कैसा मौसम है और महकमा मौसमियात क्या पेशगोई कर रहा है। फातिमा शराजी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे बात करते हैं। फातिमा, बताइएगा सर्दी अभी है या जा रही है, और महकमा मौसमियात क्या बता रहे हैं आगे आने वाले दिनों के हवाले से? महकमा मौसमियात ने तो बारिश की पेशगोई की थी, लेकिन धूप देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ कोई भी बादल नहीं है, और बादल जो हैं वो लाहौरियों को धोखा दे के रोज़ निकल जाती हैं। फैसलाबाद गुजरावाला के इलाकों में तो बारिश हो रही है, उसकी वजह से यहाँ जो है सिर्फ ठंडी हवाएं चलती हैं शाम को, लेकिन अभी तक जो है बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। अगर दर्जा हरारत की बात करूँ तो दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज़ बारिश का इम्कान है, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं आज की बात करूँ तो तेज़ धूप है और यह शाम को जो है ठंडी हवाएं चलती हैं, बादल आते हैं, लेकिन धोखा देकर चले जाते हैं। लेकिन सर्दी की लहर फातिमा गोलियां बदल गए एकदम से धूप में। आप, मुझे लग रहा है सर्दी कुछ कम हो गई, वरना आपने तो ऐसी जैकेट पहनी होती थी और उसके साथ आपने बकायदा अपने आप को ना चलें फातिमा, अपना ख्याल रखिएगा। मौसम जो है आ रही है कि लाहौर में बदल रहा होता है लेकिन बादल धोखा दे देते हैं। अब देखना है कराची में 1 मार्च को क्या सूरत हाल होती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। कंट्रोल है दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनके गोल्ड मेडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आपको भरपूर तरीके, उन्होंने तो बजा के भी दिखा दिए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम बात है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है कि 26 फरवरी से आई थिंक सो शुरू हुई है पोलियो मुहिम मुदस्सिर, और 2 कतरे जो कि ज़िंदगी की 2 बूंदें हैं, ये बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। तो ये मुहिम किस तरह चल रही है, किस तरह पोलियो वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, उनको किस तरह गवर्नमेंट लेवल पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये सब जानने के लिए हाँ सबसे अहम बात है रिस्पॉन्स वो कैसा है। डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं पोलियो कैंपेन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का। हमेशा से कोशिश होती है कि पाकिस्तान से इस बार हम 1 साल गुजरे और पोलियो का खात्मा कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जाके हमें फिर वही जरासीम नज़र आते हैं, कुछ केसेस सामने आ जाते हैं। अब की बार जो पोलियो कैंपेन है सर, वो कैसी है? जी, जैसे कि आपने कहा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने कहा कि 26 तारीख से पूरे पाकिस्तान में मासवाए KPK, जहाँ पे 3 मार्च से ये कैंपेन स्टार्ट होगी, पूरे पाकिस्तान और साउथ KPK में 26 फरवरी से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है। और इस कैंपेन में हमारे 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर, जिनकी हिफाजत पे 80,000 से ज़ायद पुलिस और आर्मी एहलकार तैनात होंगे, वो पाकिस्तान के एक घर में जाके दस्तक देंगे और 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की कोशिश करेंगे। मेरी वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि ये दूसरी मुहिम है। वायरस इस इलाके में मौजूद है, 20 अजला में माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया है, और जब भी ये टीमें आपके दरवाजे पे आके दस्तक दें तो प्लीज़ इस ज़िंदगी की दस्तक का जवाब दें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अच्छा डॉक्टर शहजाद आसिफ, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने इस दफ़ा पोलियो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं, या फिर जिस तरह हमने ये सुना था मैंने कि इनके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है, स्कूटीज़ इनको दी जा रही हैं ताकि इनको डोर टू डोर जाने में आसानी हो, कुछ ये इस दफ़ा एप्लीकेबल हुआ है या नहीं अभी? जी, इस तरह नहीं है, क्योंकि जो हमारे जिन इलाकों में इन टीमों ने काम करना होता है वहाँ पे हर जगह पे स्कूटीज वगैरह तो नहीं जा सकती, लेकिन हम 2 काम करते हैं। एक तो ये कि मेक श्योर करते हैं कि गर्मियों में उनके लिए अम्ब्रेलाज और फ्लास्क वगैरह हो, और सर्दियों में जो स्नो के इलाके हैं वहाँ पे उनको दूसरे अच्छे किस्म के बूट वगैरह सप्लाई करें। और दूसरी बात ये है कि जिन इलाकों में उन पोलियो टीमों पे हमले के खतरात होते हैं उन पे पुलिस और फौज तैनात होती है, जो मेक श्योर करती है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ताउन करके अपने पोलियो वर्कर की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ रेजिस्टेंस हमेशा से रही है
पोलियो वर्कर्स को, पोलियो की टीम्स को। लेकिन जो अभी आपने फिगर बताया कि जो माहौलियाती नमूने हैं वो 20 अजला के हैं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। तो इसमें कौन से सूबे और कौन से अजला हैं जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली जब कि हमने पोलियो वायरस जो कि पाकिस्तान में फैल रहा था उसको कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बदकिस्मती से अगस्त में अफगानिस्तान से जब पॉपुलेशन मूवमेंट ज़्यादा हुई है और ये जो क्रैकडाउन वगैरह शुरू हुआ है, तो अफगानिस्तान का एक वायरस जो है वो पाकिस्तान में पाया गया और वो काफ़ी अजला में उस वायरस मौजूद है। अगर मेनली बताया जाए तो सबसे ज़्यादा ख़तरा कराची, कोयटा और पेशावर में है, जहाँ पे ये लेकिन इसके अलावा दूसरे अजला में भी एक दफ़ा ये वायरस पाया गया है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, लसबेला, हब, चमन, किला अब्दुल्ला, ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो डॉक्टर शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए क्या कर रहे हैं? वो वालिदैन जो गुरेज़ा होते हैं, नहीं चाहते बच्चों को कतरे पिलाना, रिलक्टेंस शो करते हैं, उनके लिए आप लोग क्या फिर कोई स्ट्रेटजी रखी है, किस तरह उनको कायल किया जाए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान में पोलियो में 99% रिडक्शन हुई है, इसका मतलब ये है कि 99% पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपने बच्चों को आप मीडिया की कोशिशों से और दूसरे स्टेक होल्डर्स की मदद से हमारा पैगाम 99% लोगों तक ठीक जा रहा है। ये सिर्फ चंद अजला में, चंद पॉकेट्स, चंद गांव ऐसे हैं जहाँ पे, और ख़ासकर साउथ के पीके में और या कराची में वो इलाके जहाँ पे पश्तून और अफ़गान आबाद हैं, और इस तरह की चंद इलाके हैं जहाँ पे हमें अभी भी दुश्वारियों का सामना है। और इसके लिए हमारे सोशल मोबिलाइजर्स घर घर जाकर भी उनके साथ एडवोकेसी करते हैं। हम अपने लोकल इन्फ्लुएंसर्स भी एंगेज किए हुए हैं। इसके अलावा हम कॉर्नर मीटिंग्स भी करते हैं। इसके अलावा मीडिया में एड्स, कैंपेन चलाना, और तमाम अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 माह पहले पूरे पाकिस्तान के जय्यत उलमा कराम को इस्लामाबाद में बुलाया था कि बड़ा ज़रूरी है कि वो भी अपना अपना किरदार अदा करें। और अब उसी के बाद हम पेशावर, लाहौर और कराची और कोयटा में भी उलमा की कॉन्फ्रेंस करेंगे। सो तमाम वो आलाकार विच हम इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए, वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप लोगों की कोशिशें हैं, पोलियो वर्कर्स की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेहनत होती है कि वो गर्म मौसम में भी पहुंच रहे होते हैं और बर्फ़ भी वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ पर लोगों का शायद जाना भी आसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि 18वें सिंध गेम्स में कराची डिवीज़न की पहली पोजीशन हासिल है, जबकि हैदराबाद और सक्कर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। किस में? जी, फेंसिंग में। बिल्कुल, फेंसिंग में। और फेंसर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह से मेडल्स इनके पास हैं और किस किस कैटेगरी में इन्होंने कितने कितने मेडल्स जीते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि ये इनसे हम लोग खुद जान लें और इंतज़ार नहीं करवाते। इस वक्त इर्तिज़ा अली हमारे साथ हैं, सबरीना एहसन हमारे साथ हैं और मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हमने बातें करनी है। कराची डिवीज़न ने मुसलसल के 18वीं मरतबा के गेम्स अपने नाम करते हुए जो मोंजो दौड़ो है उसका जनरल ट्रॉफी का कामयाब दिफा किया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी सुबकदोश होने वाले सिंध के निगरान वज़ीर खेल डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने नमाज तकसीम किए। गेम्स में कराची डिवीज़न ने आर्चरी, एथलीट्स और इसके अलावा बहुत सारे गेम्स हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। निगरान हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। रुके हुए सिंध गेम्स जो है ना वो उन्होंने किए। इस पर डॉक्टर साहब आप चले गए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कम अज़ कम नौजवानों के अंदर वो हेल्दी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं। सिंध में 18वें हो रहे हैं, पंजाब उससे बहुत आगे जा चुका है। ये बड़ा अजीब से मामला। मुस्तफ़ा अखलाक इस वक्त काफ़ी मुझे ना स्माइलिंग फेस के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो और बड़े उनके पास सबसे बड़ी बात है वो जो ब्लेजर होता है ना, ये ग्रीन, ये ख्वाब होता है हर स्पोर्ट्समैन का कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो मुस्तफ़ा आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सिंध गेम्स से पहले ये बताइए कि ये आपके पास कहाँ से आया और आपने पाकिस्तान को कहाँ रिप्रेजेंट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये शुरुआत हुई थी 2019 इंटर स्कूल टूर्नामेंट से, जब मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, और फेंसिंग में मेरी गोल्ड पोजीशन मैंने ली थी, गोल्ड हासिल किया था। अच्छा। और वो मेरा पहला कदम था टुवर्ड्स फेंसिंग। और वहाँ से जो मेरे कोचेस थे जिन्होंने मुझे पूरे साल 3-4 महीने की हमारी पूरी प्रैक्टिस थी
उन्होंने हमें सिंध गेम्स के लिए लाहौर हमें लेकर गए, कैंप्स वगैरह हमें लगाए और हमें प्रैक्टिस का पूरी एक जो इन्वायरमेंट वो मैक्सिमम दे सकते थे उन्होंने देने की कोशिश की। और 2019 में ही नेपाल में 13 साउथ एशियन गेम्स मुनक्किद हुए थे, जो वहाँ पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और ये कोट उसी की वजह से मुझे आज मैं आपके सामने। अच्छा, और मज़े की बात है, और आई एम सो ग्लैड टू टेल यू अबाउट दिस कि ये सबरीना माशाल्लाह से हिस्ट्री की टीचर हैं और ये जो मुस्तफ़ा हैं ये माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं और वो सामने जनाब बिजनेस आगे आने वाले वक्त में एक अच्छा कॉर्पोरेट बिजनेस रन करने वाले हैं, MBA कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप तीनों से मिलके। मुझे ये बताएगा, जैसे कि अभी मुस्तफ़ा ने बताया कि 2019 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले किसी को मेरा ख्याल है इस गेम का पाकिस्तान में तो पता भी नहीं था और मैं पहली बार है कि फेंसर्स से मुलाकात कर रही हूँ, मेरी भी इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है। आप लोगों को कैसे ख्याल आया कि हमने इस वाले गेम में जाना है? वेल बेसिकली 2020 के अंदर कोविड के बाद ही जब चीज़ें चल रही थी तो हमारे पास आया कि फेंसिंग होने वाली है, एक जगह पे एक कैंप लगा हुआ है, आप आ जाएं। हमें भी नहीं पता था फेंसिंग होती क्या है। यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ वगैरह के अंदर चीज़ें आई थी, हम चले गए सारे, वहाँ जाके पता चला ये मतलब आप लोग विंडो शॉपिंग करने वाले लोग हैं, जैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल गए तो विंडो शॉपिंग के लिए थे, बट उस चीज़ ने फिर ऐसा अट्रैक्ट किया कि जिसको कुछ नहीं आता था वो हमने 3 से 4 टूर्नामेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है, सिंध को रिप्रेजेंट किया और अब गोल्ड लेके सिंध गेम्स के अंदर भी हम आगे आगे सर। तो ये अच्छा सबरीना, ये मुझे बताइए, ये थोड़ी सी खतरनाक सी गेम नहीं लगती? मुझे तो हमेशा अच्छा मेरे देखने का बड़ा शौक है और गेम तो रॉयल है, रॉयल्स की गेम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो लगती नहीं है। एक्चुअली इसकी पूरी प्रोटेक्शन होती है। आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट्स वाले कपड़े पहने होते हैं। ये उसकी पूरी किट होती है, जब हम पहनते हैं हम उसके अंदर गार्ड्स पहनते हैं, फिर मास्क पहनते हैं ताकि फेस सेफ रहे और ये बिल्कुल इसकी पॉइंटेड टिप नहीं होती। यू कैन सी दैट, अगर आप तलवार भी देखेंगे ना तो ये पूरी प्रॉपर होती है, तो जब आपको हिट भी करती है तो आपको प्रेशर से नहीं खेलना होता, आपकी कलाई से हम खेल सकते हैं, ठीक है ना, विद द रिस्ट मूवमेंट। उसकी वजह से जो है ना आपको मतलब आप मार नहीं रहे होते, आपको बस आपको मशीन लगी हुई होती है, आपको पॉइंट स्कोर करना होता है, तो उसमें आपको चोट लगने का खर्चा बहुत कम। बचपन में अम्मी ने जब कभी बाजू मरोड़ा होगा तो घुमा के निकाल लिया होगा। इस वाला काम अच्छा है ना, उसके बाद वो ना हंडिया में भी हाथ हिलाते हुए अच्छा हो जाता है काम। लेकिन एक मुझे बात बताइए कि ये ख्याल आपको क्यों आया सबरीना? एक्चुअली मैंने जब देखा था तो जैसे उन्होंने बताया था यूनिवर्सिटी में आया था, तो मेरी सिस्टर जो थी वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है इसमें। अच्छा, तो आपके घर में हाँ, तो मैंने उसको करते देखा था, तो आई वाज लाइक यार ये कर क्या रही है, और ये फिर शी टोल्ड मी अबाउट द फेंसिंग गेम, तो मैंने सर तकी को कॉल किया एंड आई वाज द वीकेस्ट ऑफ देम ऑल। अच्छा, तो मैंने बोला कि सर मुझे ये गेम खेलना है, और आई वाज नॉट इन द कैंप एट द टाइम जब यूनिवर्सिटी में हो रहा था, तो मैं सेपरेटली सर के पास गई और सर ने बोला कि मैं तुम्हें करूँगा। From that weakest person to the captain of Sindh fencing, it's a great journey. नहीं तो ये नहीं होता it all possible because of किसी से बहन से लड़ाई हो जाए तो तलवार निकाल दी उसका। मुझे बताओ, हमारा जो पहला टूर्नामेंट हुआ था, जो फाइनल हुआ था, मेरा उसका ही हुआ था। अच्छा, सीरियसली दोनों बहनों ने तलवारें पकड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। और वालिद साहब सामने बैठे हुए थे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है कि उसमें फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, बाकायदा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और गेम से पहले तो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। इस गेम के लिए किस तरह की प्रैक्टिस होती है, किस तरह तैयारी करते हैं, पहले आप बता दें। अच्छा, फिटनेस के हवाले से तो हम लोग के ऊपर भी वही चीज़ें सब लागू होती हैं जो सारे स्पोर्ट्स में होती है, क्योंकि ये दिखने में तो एज सच वो नहीं लगता कि गेम, बट ऑन फील्ड जब हम भी खड़े होते हैं तो फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और स्पेसिफिकली आपके लेग्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि गेम आपने प्रॉपर्ली उस वर्किंग बॉडी के अंदर लेना होता है। दूसरा ये कि अगर आप उसके हवाले से कहें कि हम लोग ट्रेनिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग के ऊपर हमारा जो कैंप्स वगैरह जहाँ भी लगते हैं, या हमारे पास डेली जो स्पेस, क्योंकि अभी फेंसिंग के लिए प्रॉपर कराची में कोई स्पेस नहीं है हमारे पास। अच्छा। हाँ, हम लोग जहाँ पे भी मतलब हमारे कोचेस जिस तरीके से भी अरेंज कर पाते, जिस भी जगह हम वहाँ जाके अपने ट्रेनिंग्स को जो जिस तरीके से वो कंडक्ट करवाते हैं, डेली सेशंस जो होते हैं हम उनको फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे का तो ज़ाहिर है वो सेशन होता है, उसके बाद उनको घर पे भी प्रैक्टिस करना, और ज़ाहिर है जैसे आपको पता है कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो उसके साथ इन चीज़ों को हमारे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल भी होता है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम उसको और अच्छे से कर सकें। सही। अच्छा मुस्तफ़ा, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये अब जो स्वॉर्ड है आपकी, वो किट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ख़ासी महंगी
गेम है। जैसे हम गोल्फ पे है कि उनकी स्टिक भी बहुत महंगी होती है, इस तरह डिफरेंट। अब तो खैर बैट और हॉकी भी बहुत महंगे आ गए हैं फाइबर में, तो ये एक महंगा शौक भी है, महंगी गेम भी इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। और जो भी प्लेयर या जो भी जो बच्चा इसको खेलना चाहे, वो पहले कमेटी डाले, वो पहले सबसे पहले अपने वालिदैन से परमिशन ले ले कि भाई कि मुझे ये खेलना है। और लेकिन यहाँ पे कुछ एसोसिएशंस हैं जो काम कर रही हैं इसके लिए, और वो आपको फैसिलिटेट करती हैं कुछ हद तक। बट हाँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो वो हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही अभी तक। बट अगर बैक इन 2019 अगर हम देखें तो बहुत प्रोग्रेस आई है और बहुत बेहतरी आ गई है। सो राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर गेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट? हुकूमती सतह पर भी कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए या नहीं हो रहा? अभी फिलहाल जो कर रही है हमारी एसोसिएशन कर रही है, और हम उन्हीं के जो है दे आर प्रोवाइडिंग अस द सवर्ड्स एंड द एनीथिंग वी नीड और एनीथिंग वी रिक्वायर्ड, दे आर बीइंग द रिसोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि तो मुझे क्या बताइए, ये जो इनामी रकम मिली उसका क्या कर रहा है? कुछ मिला है इस इन गेम्स में से? क्या क्या आप लोगों को मिला? मतलब इनामात तो मिले? अलाउंस मिलते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स को, और जो कि आपके थ्रू आउट जो इवेंट है उसमें आपको हेल्प करते हैं, आपके फूड और अकोमोडेशन। वो ना होने के बराबर होते हैं, वो उसका मुझे बहुत अच्छी से आइडिया है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए सब्रीना आपसे, ये आप सोचा कि इसको प्रोफेशनली लेकर चलना है या हिस्ट्री पढ़ानी है बच्चों को? दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये भी हिस्ट्री से बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि ये तलवार जो है वो बादशाहों का खेल है, तो इट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट मी ओवर देयर एज वेल। तो मुझे इसको प्रोफेशनल लेवल पे वैसे आपके पास तो एक और मार्जिन भी है, आप तो क्लास में भी हो ना, ये बच्चा है ना बैग में हमें स्वॉर्ड रख के लेके जाती होंगी, और टीचर्स स्वॉर्ड से उठाने से स्वॉर्ड बहुत बड़ी होती है बैग में। अच्छा, एक चीज़ आपसे मुस्तफा, मुझे ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में अभी जैसे आपने बताया कि सिर्फ एसोसिएशन, गवर्नमेंट सतह पर कोई कोर्ट नहीं है आपके पास कि जहाँ पे खेला जा सके, क्योंकि ये बहरहाल इसके लिए स्पेसिफिक कोर्ट होते हैं जो बनाए गए, ऐसे किसी जगह पे नहीं हो सकता कि एक ही आप बास्केटबॉल पे बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, उसी में लाइंस लगा के आप लॉन टेनिस भी खेल लेते हैं, या किसी इधर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट सतह पर किसी किस्म की कोई बात हुई है इस गेम्स के बाद कि यार कम से कम कराची जैसे बड़े शहर में, लाहौर, इस्लामाबाद में कोर्ट्स होने चाहिए? हमारे कोच ने भी रिसेंट हमें इन्फॉर्म किया था कि हमें जो है गवर्नमेंट के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अप्रोच किया है रिगार्डिंग कि हमें कोर्ट्स के कहाँ हमें दिए जा सकते हैं इससे रिलेटेड। सेकंड, जो रेंजर्स हैं, आर्मी है, उन्होंने भी अप्रोच किया था, और उन्होंने हमें इनफैक्ट एक इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने ही जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे हमें बैडमिंटन कोर्ट था, वहाँ पे उन्होंने हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त भी दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह यहाँ पर इसको एक फेंसिंग का कोर्ट बनाकर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा वैसे कैमरे पे हम देखते हुए ये हम गुजारिश करेंगे, पाकिस्तान में वापडा स्पोर्ट्स में बहुत आगे होता है, पाकिस्तान में पुलिस है, उसके बाद आर्मी है, दीगर कुछ और इदारे हैं, उनको मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स को ओन करना चाहिए। डिपार्टमेंटल सतह पर जब आती है ना स्पोर्ट्स, तो उसके बाद वो बड़ा अच्छा ग्रो करती है। सूबों में होता है लेकिन वो सालाना टाइप का उससे आगे नहीं। इस बात पे बड़ा दुख भी होता है कि ये वो स्टार्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और आप उनको ऑन ही नहीं करते हैं या उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादती है। और सिर्फ क्रिकेट को ही किए जाएँ, इस खेल को नज़रअंदाज करें या किसी भी उसके अलावा दूसरे खेल को नज़रअंदाज करें, तो ये ज़्यादती है। और इर्तज़ा जो इतनी देर से अपने मेडल्स बजा बजा के दिखा रहे थे, मैं चाहूँगी थोड़ा बताइए कौन कौन से मेडल्स कहाँ से कब मिले? स्टार्ट हमने किया था ओपन रैंकिंग, लियाकत अली खान ओपन रैंकिंग चैम्पियनशिप हुई थी, तो उसके अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। कौन सा इसमें दिखाएं ना साथ साथ, ढूंढने पड़ बहुत है हमारे पास। ये थे थर्ड उसका मिला था। उसके बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हम गए थे और यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्ट लेते, तो उसके अंदर मुझे 2 दफ़ा गोल्ड मेडल वीसी साहब की तरफ से मिल चुका है। और उसके बाद हम जब रिसेंटली लास्ट नेशनल गेम्स खेलने गए थे तो उसके अंदर 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता मैंने, और अभी रिसेंटली ये 2 गोल्ड। फीस माफी में कोई फायदा हो जाता है कि आप स्कॉलरशिप वगैरह थी, बट मैं उस टाइम पास आउट हो चुका था, लास्ट टाइम था मेरा सेमेस्टर, बट अब स्टिल हमने लिया होगा इससे एमबीए चल रहा है, उसके लिए वर्किंग चल रही है। पंजाब में हमने लिया हो ना, इसलिए मैं आपको फायदे ये देते हैं सर। उस तरफ ज्यादा बड़े आप लाडले भी होते हैं, वीसीस के भी, अपने डिपार्टमेंट के भी। इस चीज़ पे तो मैं बोलूँगी कि वीसी साहब ने हम लोगों को जितने भी प्लेयर्स थे, क्योंकि हमारी पूरी कराची यूनिवर्सिटी की टीम गई थी इंटरवर्सिटीज एंड ऑल, तो वीसी साहब ने 70 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी थी। अच्छा, जबरदस्त कह सकते हैं 1 सेमेस्टर स्कॉलरशिप। तो वी आर वन ऑफ द बस
ये ज़बरदस्त है कि यूनिवर्सिटीज़ जैसे ऑन करती हैं, जैसे तालीमी इदारे ऑन कर रहे होते हैं, चाहेंगे कि डिपार्टमेंट भी और नेशनल लेवल पर भी वो ऑन किया जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इर्तिज़ा, मुस्तफ़ा एंड सबरीना, आप सबका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बेस्ट विशेस ऐसे ही खेलते रहें, मुल्क का नाम रोशन करने का मौका आपको मिलेगा आगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब मेरा ख्याल है कुछ खेल के बाद कुछ नोटों की बात हो जाए, तो अब मिल्की मईशत की बात करते हैं और उसके लिए मौजूद शख्सियत हैं पराचा साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र पराचा साहब से हम बात करेंगे। आपको पहले बता दें कि आलमी इदारों जो कि मूडीज़ और ब्लूमबर्ग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मस्बत बयानात जारी किए और सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बिल्कुल, और मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर हुकूमत ने बैरूनी कर्जों के हवाले से सूरत हाल पर काबू पा लिया तो पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी जाएगी। ताज़ा तरीन जायजे में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार रखी है, ताहम मूडीज़ ने इसे बेहतर करने का इंदिया दिया। नई हुकूमत के आने से सियासी बेचैनी खत्म हुई, जबकि डॉलर बॉन्ड में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में सरमायाकारों की दिलचस्पी अब बढ़ गई है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बेहतरी हुई है और अब पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंतखाबात ने सियासी बेयकीनी ख़त्म की, पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा ज़फ़र पराचा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़फ़र साहब आप? अच्छा, सुबह जब मैंने आज अखबार खोला, रात को ये खबर जब पढ़ रहे थे तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, अभी तो गवर्नमेंट बन रही है, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ 5 साल के लिए आती हैं, तो आलमी मालियाती इदारा हो या बाकी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो फिर उस हिसाब से देख रही होती। ये जो हौसला अफजाई खबर है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक ऐड भी कर दें। उन्होंने तो बोला कि जी सियासी बेयकीनी ख़त्म हो गई है, मेरा ख्याल है तो बहरान पैदा हुआ है। अब पता नहीं, अब आप बताएंगे बाकी। देखिए जनाब, बात यह है कि पहले हम बात कर लेते हैं सियासी बेयकीनी की, कि देखिए ये हम लोगों का अलमिया है कि हमारी विश लिस्ट बहुत लंबी है, हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें अपनी ड्यूटीज़ याद है, अपनी राइट्स याद हैं, ड्यूटीज़ याद नहीं है। जो जीत जाए वो कहता मुझे कम सीट्स मिली, और जो हार गया तो वो कहता मेरे साथ बेईमानी हुई है। तो अब वक्त ये नहीं है, क्योंकि मुल्क वाकई इस वक्त संगीन सूरत हाल से दो चार है। वैसे तो हम जब से पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त वाकई नाजुक दौर है, क्योंकि हमारे डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, खुदा ना करे, हमारे यहाँ टेररिज्म उरूज पे है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो मैं ये देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त कौमी सतह की सियासी पार्टी नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, क्यों कि अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन से। हमने देखा 10-12% हमारे यहाँ वोट पिछली दफ़ा से कम पड़े हैं, एक बात। दूसरी बात यह है जो सियासी जमातें जो कौमी सतह की थी वो इलाकाई बन गई या सूबाई बन गई। और एक और जो एक ख़राब बात हो रही है, जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना लिया। गो कि इस दफ़ा TLP का वोट काफ़ी कम हुआ है, लेकिन एक वो भी फिर जैसे JU आई है, वो उसके सीट्स कुछ नहीं है, वोट कुछ नहीं है, लेकिन न्यू सेंस वैल्यू उनकी बहुत है। वो अपने जो तलबा हैं जो पढ़ने आते हैं उनको सड़कों पे ले आते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जैसे हम कोई चीज़ कंट्रोल करने निकलते हैं, जैसे आर्मी चीफ और उनकी टीम ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, तो हमने देखा हमारे यहाँ टेररिज्म बढ़ गया। तो ये वो टेररिज्म नहीं है, वो जिहाद माइंड या मुल्ला माइंड या एंटी पाक, ये स्मगलर्स, जो लैंड ग्रेबर्स, ड्रग माफिया, ये वो लोग पर हाथ पड़ा है, वहाँ से उन्होंने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। जब हमने अपने बॉर्डर्स बंद किए तो बेसिकली बात यह है कि जो सियासी जमातों में भी बेतहाशा ऐसे लोग हैं कि जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो एंटी पाकिस्तान जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, एंटी पाकिस्तान में स्मगलिंग भी आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे लॉज हैं उनके ख़िलाफ़ चलेगा तो वो एंटी पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक पैदा किए गए सूरत हाल है जो इस मुल्क में, नहीं तो इलेक्शन हो चुके हैं। हम पहले बात करते थे भाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे निगरानी और दूसरा बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही पुरसकून माहौल में इलेक्शन हो गए। बाकी ग्रीवेंसेस या इक्का दुक्का वाक़यात तो होते हैं, लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान के लिए हमको चाहिए कि एक पेज पे आ जाएं
अब ख़ास तौर पे सियासी जमातों को मैं कहूँगा क्योंकि उनकी कारकर्दगी को अच्छी नहीं है, इसीलिए अवाम ने उनको तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया। अब उनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए काम करें, फिर अवाम, फिर हम, यानी कि आई और मी से हट के वी की तरफ आ जाएं। सही बात है। और ये मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इस बात पे आ जाएं कि आवर DNA इज़ पाकिस्तान। तो अब जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, देखिए स्टेबिलिटी आई है और इंशाल्लाह आएगी। और इंटरनेशनल फॉर्म पे ज़फ़र साहब यहाँ पे हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत दावे किए हैं बड़े बड़े, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मुफ्त तालीम देंगे और सेहत कार्ड दे देंगे, सारा कुछ हमने सुना है। लेकिन हमें पता है कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है IMF के प्रोग्राम के साथ भी। और अभी जो आपने रिपोर्ट जिसकी हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कर्ज़ों की अदायगी का कुछ सोच लिया या कर लिया तो हम इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर देंगे। उन कर्जों की अदायगी का तो मसला, उसमें फिर आवाम पिसेगी। और जवाब के साथ साथ मेरे ख्याल आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है ये ज़रूर आप साथ तो मुझे ये जवाब उससे और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या मतलब किस तरह से कर्जों की अदायगी के लिए कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है, वो कैसे मुमकिन होगा? उनकी शराइत तो बड़ी कड़ी होने वाली है, आगे प्रोग्राम में जाना है। देखिए जनाब बहुत आसान बात है। एक तो बात यह है कि हमारी नीयत होनी चाहिए और हमको अपनी नीयत को ठीक करना है, करप्शन से निकलना है। सही। देखिए कर्जा वापस करना बहुत आसान है, सब ग्रेजुअली, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल 2-3 साल में उतर जाएगा। देखिए सबसे पहले जो हमने अपने खर्चे हैं, शाही अखराजात, वो ख़त्म करने हैं। और जो सब्सिडीज़ देते हैं हम तकरीबन $18 बिलियन की सालाना अशराफिया को, वो बंद करनी है। IPPs जो एक हमारी इकनॉमी का ब्लैक होल है, ठीक है, वो यानी कि ऐसा एग्रीमेंट दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आप प्रोडक्शन करें ना करें, मैंने आपको पेमेंट करनी है। और फिर आपके जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं वो हैं। ये 2-4 काम अगर हम कर लें, जैसे मैंने आपको कहा $17 बिलियन या $18 बिलियन हम सब्सिडी भी देते हैं, हम उसको अदा कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। उसके ऊपर जो सियासी आप दावों की बात कर रही हैं, वो तो हम 1970 से सुनते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। यानी कि अपनी बहुत से आप लोग ऐसे हैं जो आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, तो आज तक किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। फिर 300 यूनिट, 500 यूनिट, तो अब लोग कह रहे हैं जी 300 और 200 जमा 500, तो 500 यूनिट फ्री मिलेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट है सबके 200, 300, 500 50 यूनिट देने की पोजीशन में कोई जमात नहीं है। 500 यूनिट्स बिजली, ये तो नामुमकिन बात है। फिर कुछ KPK वाले कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं 700-800 हो जाएंगे। तो और देखिए सियासी जमातों के पास कोई माशी मंशूर नहीं है, सिर्फ झूठे दावों के या यू टर्न लेने के। कोई यू टर्न लेता है, वो कहता है जी ये वक्त का तकाजा था, कोई झूठ बोलता है। और आप ये देखिए अपने खर्चे कम करने की बात कोई नहीं करता। अब जो बात की कि जी कर्जे अदा करने हैं और उसकी जो कड़ी शराइत हैं, वो IMF ये नहीं कहता कि आप बिजली महंगी कर दें, वो कहता भाई वो तो ये देखता है कि आपने अपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, पैसे कैसे देने हैं। तो हुकूमत को सबसे आसानी नज़र आता है जी बिजली का बिल बढ़ा दो, गैस का, ये तो हर आदमी को चाहिए। सिर्फ साइकिल देखना है कि कैसे करेंगे आप रिटर्न, तो वो आम आदमी के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इनकी मर्जी हो करने की तो बहुत इजीली अपने खर्चे कम करें सबसे पहले स्टेप पे। अब आप देखिए ना, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सवाबदीदी फंड हैं, अब बजट आएगा उसके अंदर ब्लैकमेलिंग होगी। वो कोई तरक्याती फ़ंड के नाम पे एक मैंने इसको 50-50 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। या अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो उनके जो एयर टिकट्स हैं, 25 एयर टिकट होती हैं सर जी, मैं वो डिटेल पढ़ रहा था। 25 एयर टिकट्स हैं, फैमिली के साथ हैं, फिर आप ब्लू पासपोर्ट है, फिर वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में उनके जो अपने अपने लॉजेस हैं या वज़रा के लिए घर हैं, उनकी बिजली फ्री होगी, वहाँ पे नौकर चाकर होंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम भी हम बैठ के बातें तीनों कर रहे हैं और पाकिस्तान की 24 करोड़ 90 लाख अवाम वो देख रही है। देखिए हम एक तो ये जहाँ बैठ के जो काम कर रहे हैं ना, वो हम जिहाद कर रहे हैं। क्योंकि जो मीडिया है या जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रिंट मीडिया है, जो अक्सर अताप का शिकार भी होते हैं गवर्नमेंट अक्सर हुकूमतों की तरफ से, आप लोग इस वक्त बैठ के जिहाद कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ें। आप हैं, दूसरे हैं, अजब करप्शन की गज़ब कहानी या जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, या मुख्तलिफ हमारे न्यूज़ जो इन्वेस्टिगेशन। मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, करता कोई नहीं। ये वही जमातें हैं जो साल से इक़्तिदार में आ रही हैं, कभी कौमी हुकूमत बनाती हैं, कभी अकेले हुकूमत बनाती हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स नहीं कर पा रही हैं। वो किसने करने हैं? मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अभी हम जो सुन रहे थे प्राइवेटाइजेशन का,
PIA की, FBR की को डिसॉल्व करने की बातें हो रही थी, फिर आगे SIFC का भी बड़ा पॉजिटिव किरदार है, क्या अब ये हो पाएगा जो मैं कह रही हूँ बचपन से सुन रहे हैं? देखिए जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब हो पाएगा। अच्छा, मेरी नज़र में, क्योंकि हमारी मुलाकातें रहती हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ और उनकी टीम को बड़ा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने इस मामले में शटअप कॉल अपने अंदर भी दी है और दीगर इदारों को भी दी है। हमने देखा पहली दफ़ा कस्टम ऑफिसर्स, FIA, दीगर अफसरान को भी पकड़े गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ ने को एहसानमंद होना चाहिए सियासी जमातों को, क्योंकि जैसा वो मुल्क छोड़ के गए थे PTM या 3.5 साल की हुकूमत, उससे बेहतर हालत में है मुल्क। डॉलर 350 की लोग बहुत 280 का निगरान हुकूमत जैसे चल रही है वैसे चला लें जी, वैसे ही चला लें। देखिए 2018 तक आपके जो कर्जे थे वो 30,000 अरब के थे, और जब ये PTM हुकूमत छोड़ के गई है तो वो 80,000 अरब के कर्जे हो गए हैं, ठीक है। और जो निगरान गवर्नमेंट है उसने तकरीबन 60% कर्जे कम लिए हैं। तो ये निगरान हुकूमत सही। चले यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ हम खबर जी, खबर है मुल्तान से। पाकिस्तान के मायनात फास्ट बॉलर और क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान पर मैच के दौरान मुबैना तौर पर अपनी फैमिली से बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया है। मोहम्मद आमिर ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने तकब्बुराना अंदाज से ग्राउंड की मलकियत का दावा किया और मैच के दौरान उन्हें बिला जवाज़ बाहर निकाल दिया। यूनिफॉर्म में ताकत का यह गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अहल खाना से बदतमीज़ी करने पर नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से एक्शन लेने का मुतालबा भी किया था, जिसके बाद पंजाब की नौमंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुल्तान स्टेडियम के वाक़े पर क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को फ़ोन करके मालूमात हासिल की। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में बताया कि फैमिली के साथ स्टेडियम में पेश आने वाले वाक़े पर मरीम नवाज़ ने नोटिस दिया और अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे फ़ोन किया, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद आमिर ने लिखा कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी ज़ाती तौर पर मेरे तमाम गलतफहमी दूर कर दी। मैं मरीम नवाज़ की काविश को सराहता हूँ और आपके नए सफ़र में मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो हेड मुल्तान। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये जो लास्ट मैच हुआ था 25 फरवरी को मुल्तान में, वहाँ पर ये इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ था और आमिर की फैमिली जो है वो VIP बॉक्स में बैठे हुए थे, वहाँ से वो मैच देख रहे थे और वहीं पर ही डिप्टी कमिश्नर की, क्योंकि वो भी वहीं से ऑब्जर्वेशन करते हैं मैच की सारी और वो उनके हवाले से बुक होता है, तो वो जब आए तो फिर ये मामला, दोनों की फैमिलीज वहाँ मौजूद थी, उस वक्त ये पेश आया और ये मामला फिर संगीनी की तरफ चला गया। फिर PCB हुकाम दरमियान में आए और उन्होंने इसको आके क्लोज किया इस मामले को। उसके बाद फिर जब ये बात आमिर को पता चली तो आमिर ने ग्राउंड में आके बहुत प्रोटेस्ट किया PCB हुकाम से कि मेरी फैमिली के साथ जो है वो मिसबिहेव किया गया है और मेरे बच्चों को डराया गया है। जिसके बाद उन्होंने पहले मोहसिन नकवी थे क्योंकि निगरान वज़ीर आला जिस दिन ये मैच हुआ था, और नेक्स्ट डे जब मरीम नवाज ने हल्फ ले लिया, वज़ीर आला पंजाब वो बन गई, तो फिर उन्होंने उनको ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट पर रिस्पॉन्ड किया। और अब जो सोर्सेज बता रहे हैं और जो मेरी बात हुई डिप्टी कमिश्नर के जो तर्जुमान हैं वसीम यूसुफ, उनका ये कहना था कि मामला हल हो चुका है और मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब के फ़ोन के बाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने फ़ोन किया है आमिर को और जो फास्ट बॉलर आमिर हैं उनसे एक्सक्यूज़ किया है और उनको सारी बात समझाई है कि उस वक्त मामला क्या हुआ था। ताहम जो है वो फास्ट बॉलर आमिर का भी उस पर रिस्पॉन्स आ चुका है। ताहिर, जो बात समझाई कि उस वक्त मामला क्या हुआ था, वो मामला क्या हुआ क्या था असल में? देखिए, बेसिकली PCB ने एक VIP बॉक्स बनाया हुआ है मैच देखने के लिए, जिसको केबन भी कहा जाता है। तो वहां पर डिप्टी कमिश्नर की फैमिली ने वो आना था और डिप्टी कमिश्नर खुद भी वहां मौजूद थे और उन्होंने मैच देखना था। जब वो उस रूम में एंटर हुए तो वहां पर आमिर और आमिर की जो फैमिली है और उनके साथ जो लोग थे वो बैठे मैच देख रहे थे, उसमें उनकी वाइफ और बच्चे शामिल थे। इसके जब उन्होंने आगे उन्हें कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, तो इस सिटिंग के मामले पर यह तनाजा हुआ और ये फिर बढ़ता चला गया। किसी भी हुकाम ने आमिर की फैमिली को अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की और DC ने, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने, मुझे ये ताहिर बताएगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता? मतलब ये तो मामला इस तरह शुरू होना ही नहीं चाहिए था। ये तो PCB मैनेजमेंट का काम था ना कि वो अकोमोडेट करते दोनों को अपनी अपनी जगह पर। एग्जैक्टली, ये PCB मैनेजमेंट का ही काम था
और ये जो बॉक्स है ये हम पिछले जो PSL देखते आ रहे हैं मुल्तान में जितने हो रहे हैं। ठीक है, DC रिजवान कदीर साहब इस वक्त हमारे साथ, कमिश्नर मुल्तान ताहिर साहब रहिएगा। रिजवान कदीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सही मामला मैच देखना था, लेकिन वो मैच जो है वो शायद दोनों फैमिलीज़ के हवाले से कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं हुआ। फिर उसके बाद मामला इतना आगे बढ़ा, ये सिचुएशन क्या हुई थी और अब क्या हुई है रिजवान साहब? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मोहम्मद आमिर साहब से मेरी पर्सनली बात हुई थी और बिल्कुल मैंने उनको ये कहा था कि फैमिलीज जो हैं वो सबकी साझी होती हैं, फैमिलीज के साथ बिल्कुल भी कोई इस तरह की मिसट्रीटमेंट नहीं की गई थी। बट इवन देन मैंने कहा था कि अगर आपको ये लगता है कि ऐसा है तो आई अपोलोजाइज, मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। सही नहीं तो मामला हो गया था। मिस मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी बहुत जो थी वो PCB के बिहाफ पे थी, क्योंकि जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनकी सारी मैनेजमेंट करना, उनको देखना, उनके पासेस इशू करना वो PCB करता है। नहीं तो रिजवान साहब ये मामला इतना आगे बढ़ा क्यों? मरीम नवाज साहिबा को ट्वीट उन्हें क्यों करने की जरूरत पेश आई? जब इतनी छोटी सी बात थी तो वो आपस में कम्युनिकेशन करके हल हो सकती थी। जी हल हो सकती थी। इनफैक्ट वो जो ग्रेविटी थी वो उस दिन तो ग्रेविटी का अंदाजा नहीं हुआ, ज़ाहिर बात है मैच भी हो गया, सब कुछ हो गया, रात का जो है मामला वो भी ठीक हो गया। तो अगले दिन जो है जब मोहम्मद आमिर साहब से ये ट्वीट आई तो उसके बाद पर्सनली फिर मैंने खुद उनको फोन करके मैंने कॉल की और मैंने कहा मोहम्मद आमिर साहब आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, आप हमारे कौमी हीरो हैं, और अगर इस तरह का मामला हुआ है तो आपने ट्वीट की है तो आप मेरे से पहले मेरा मौकफ ले लेते, मुझसे पूछ लेते तो मैं जरूर आपको क्लैरिफाई कर देता। बट इवन देन क्योंकि आपने ये किया है और वो आपका बिल्कुल एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कर सकते हैं। इवन देन अगर आप समझते हैं कि मेरी गलती है तो आई अपोलोजाइज। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा ही मौके पर क्या कोई मामला आप लोगों के हॉट वर्ड्स आपस में कोई उनका तबादला हुआ जो उन्होंने लिखा कि भाई वर्दी और ताकत का इस्तेमाल, जो इस तरह की बातें हुई हैं, क्या कोई आपस में तल्ख कलामी भी हुई थी आप लोगों की? नहीं कोई तल्ख कलामी ऐसी बात नहीं है, वो तल्ख कलामी कोई बात ही नहीं है। देखें फैमिलीज हैं, फैमिलीज मैंने पहले भी कहा फैमिलीज की इज्जत और वो हम सब के लिए साझी होती है और हम सब के लिए वो रिस्पेक्टेबल हैं। फैमिलीज के साथ बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं थी। PCB मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो उनको मैंने कहा था कि आप लोगों को इन चीज़ों को मिसमैनेज नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को खुद आप लोगों को देखना चाहिए कि किसके पास कहाँ का टिकट है, कहाँ का पास है, उसको वहीं पे बैठना चाहिए। सही। अच्छा, अगर किसी की भी फैमिली आती है तो वो उसके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज होती है। अभी मेरी भी फैमिली गई हुई थी, वहाँ पे उनकी भी फैमिली थी, तो वो एक ऐसा वहाँ पे मिसमैनेज हो गया, कैसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई। तो हाउएवर वो फिर PCB ने उसको बड़ा ही एमिकेबली उसको रिजॉल्व किया, उनकी फैमिली को जाके रिक्वेस्ट की, उनको फिर दूसरे बॉक्स में उन्होंने शिफ्ट किया और जो मेरी फैमिली है वो बॉक्स में बैठकर उन्होंने मैच देखा एंड इट वाज रिजॉल्व्ड एमिकेबली। अच्छा, फर्दर फिर ये जो पूरा हुआ, कैंपेन हुई और सब कुछ हुआ, वो फिर मोहम्मद आमिर साहब से बात हुई एंड अ बिग हार्ट पर्सन, उन्होंने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात भी सुनी और मैंने उनको फिर भी बताया एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ, ही वाज वेरी जनरस इनफ। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये हो जाती हैं और उसके बाद हमारा ये मामला जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो गया था। सही। तो अकॉर्डिंगली जो है मैंने अपने सीनियर्स को भी, अपनी सीनियर मैनेजमेंट को भी, सबको इस चीज़ से मौक़िफ़ से आगाह भी कर दिया था। ठीक है, तो अब मामला हम ये समझें कि शेर व शक्कर वाला हो गया है रिजवान साहब, कि अब कोई इशू नहीं है कि आप जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ इशू पहले भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज मुल्तान की तरफ से, जो PCB हुकाम है उनकी तरफ से हुआ। लेकिन एक ज़्यादा आप पर बहुत ज़्यादा ये भी हमने उस सोशल मीडिया में ही देखा कि तनकीद हो रही थी कि आप मेज़बान थे मुल्तान में और वो मेहमान थे, तो मेज़बानों ने मेहमानों को उनके कमरे से वहाँ से बॉक्स से निकाल दिया। ये थोड़ा हमारी रिवायात में भी नहीं है कि शायद हम ईस्टर्न जो लोग हैं ये मेरी अर्ज सुन लें रिजवान साहब, मेरी लाइन के ऊपर जो है जी रिजवान साहब मेरी अर्ज सुन लें। ये होता कि आप मेज़बान, एक तो आप डिप्टी कमिश्नर वैसे शहर के जिम्मेदारों में हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से शहर में भी मामलात, लेकिन वहाँ जो था कि मेहमानों को निकाल के मेज़बानों का बैठ जाना, ये आप पर एक, मैं बिल्कुल हट के कि मिसमैनेज किसकी है, ये ज़रूर तनकीद आप पर हो रही है कि ये शायद उस वक्त नहीं होना चाहिए था। दूसरा बॉक्स होता तो वहाँ रिजवान साहब की फैमिली भी बड़ी मोतबर, आपकी फैमिली भी उतनी ही मोतबर है जितनी आमिर साहब की फैमिली है, तो वो वहाँ पर बैठ जाते। ये बहरहाल शायद उस वक्त टैकल ठीक नहीं हुआ, आप समझते हैं ऐसा? मैं फिर वही कहूँगा कि
कुछ चीजें होती हैं जो आप जो है इन द हीट ऑफ द मोमेंट उन चीजों को जो है ना वो नहीं कर सकते। मैं फिर यही कहूंगा कि पीसीबी ने ये किया, पीसीबी की ये मैनेजमेंट का मामला था, उनको इस चीज को देखना चाहिए था कि भी कौन कहाँ पे बैठने के लिए ऑथराइज है। अगर उन्होंने नहीं देखा, इवन देन मैंने पीसीबी को भी कहा, उनको भी कहा कि आई अपोलोजाइज, सही कि मेरी गलती है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। ये आपका बड़ापन है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थे और मामला बहरहाल हल हो गया। चले जी, जफर साहब फाइनली क्या मैसेज देंगे आप? जो डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि आए आप मेज़बान थे और वो मेहमान, तो ये हमारी रवायात नहीं है। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये हमारे यहाँ जो देखिए पावर, मैं ये कहता हूँ इट्सेल्फ कोई चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली पावर का मिसयूज पावर है। तो मुझे बड़े अच्छे इसमें एक्सपीरियंसेस हुए कि जब प्रेसिडेंसी में या कभी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म हाउस में गए तो अगर वज़ीर आज़म वहाँ से या प्रेसिडेंट खड़े होकर आपसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रही है, पावरफुल आदमी हैं। तो अगर हम गए जर्नलिस्ट बीइंग तो वो आके मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कैसे आप ठीक है, बस इतना सा तो आपकी समझें कि आप मेहमान के तौर पर आए, साहिल के तौर पर। हमारा ओपिनियन बन जाता है ना कितने डाउन टू अर्थ, कितना मतलब इस पोजीशन में होते हुए किस तरह मिल रहे हैं, साहिल के तौर पर नहीं, मेहमान के तौर पर। अब एमिकेबली वो रिजॉल्व तो हो गया मैटर। मैं फाइनली आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी जफर साहब, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट है, ये जो हमने कहा है कि अमेरिकी बॉन्ड में पाकिस्तान का जो बॉन्ड है उसमें जी बड़ी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई है, इस पर लास्टली मुझे बता देंगे क्या चक्कर है? जनाब, जो हमारा रेटिंग हमारी बेहतर हुई है, एक तो हमारे जो इलेक्शन हो गए स्मूथली, तो वो स्टेबिलिटी आ गई है, उसकी वजह से हमारी रेटिंग बेहतर हुई है। सही। और फिर जो हमारे बॉन्ड्स में जो डिस्काउंट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो दुनिया में कहीं नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव है। और पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से अपने तमाम बॉन्ड्स की डेब्ट्स की पेमेंट करता आ रहा है, चाहे उसकी कॉस्ट आवाम या महंगाई की शक्ल में कुछ भी हो, लेकिन एक इंटरनेशनली हमारा सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट फेस जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज भी अगर हम देखें तो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंजेस में से है, सिर्फ निगरान हुकूमत के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रो बहुत अच्छा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सियासी जमातें हैं इसी को अगर कम से कम लेके आगे चलें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया साहब, वक्त की भी कुछ कमी हुई है, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में डॉलर के हवाले से फिर ज़रूर एक अलग से प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, तो फिर मज़ीद बात। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। और नई हुकूमत है, बहुत सी तवक्कुआत हैं, लेकिन एक बड़ा अहम मामला हमने पिछले 2.5-3 साल में देखा और वो है पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों का बढ़ना, चाहे वो लोकल असम्बल्ड गाड़ियाँ हों या फिर इम्पोर्टेड, तो दोनों तरफ महंगाई ही नज़र आई। इम्पोर्टेड तो खैर गाड़ियों की वैसे बंदिश होने के बाद मामलात और बढ़ गए। अब अगले आने वाले वक्त में ऑटो इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा हो रहा है ये हम बात करेंगे। अभी तो सिचुएशन ये है कि वो जो गाड़ियाँ आती थी पहले बाहर से और वो गाड़ियों की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं उन गाड़ियों की जो कि रीयूज्ड होती थी, और वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ना, वो तो खैर बहुत ही आउट ऑफ हाइब्रिड कार्स आउट ऑफ रेंज होती जा रही हैं। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सुनील मन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब। जी वालेकुम सलाम। सुनील साहब, ये जो अभी हमने हवाला दिया है कि पहले सारा कुछ जुड़ा हुआ था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, कि जैसे ही इलेक्शंस होंगे तो हमारे मुल्क में तो सब कुछ बदल जाएगा ऑल टुगेदर, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री को लेके? क्योंकि इन कुछ टाइम्स में, यानी कि इन महीनों में जिस तरह स्काई रॉकेटिंग प्राइस गई है गाड़ियों की, ये वापस भी आने की तवक्को है या नहीं? आई थिंक हर एक की तरह मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है और यही रहेगी कि इंशाल्लाह ताला जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, कारोबार चलेंगे, चीजें बेहतर होंगी, तो चीजें अपनी जो है ना बेटर फॉर्म में आएंगी। बट अभी नई गवर्नमेंट के आने से तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दिन पहले ही गाड़ियों की प्राइसेस में जो है GST का इजाफा किया गया है। और अभी आप जो है ना प्रीएम्बल में बता रहे थे कि इम्पोर्टेड और लोकल गाड़ी और हाइब्रिड गाड़ी महंगी हो गई है। तो गाड़ी महंगी होने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारी गवर्नमेंट का होता है, बिकॉज इम्पोर्टेड गाड़ी में 400% टैक्स है, लोकल गाड़ी के अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी उसकी प्राइस होती है मोर देन 48% जो वो टैक्सेस हैं। तो अगर कोई भी कंट्रोल करना चाहता है सबसे पहले तो वो अगेन वो बंदा है उस चीज को कंट्रोल करेगा जिसमें उसका पार्टनरशिप नहीं है। बट प्राइस में तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट पार्टी है, सो आई डोंट सी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हल होगा। सही, तो इसका मतलब ये है कि छोटी गाड़ियों में हमने माजी में देखा
कि लोग किसी न किसी तरह से बजटिंग में पहुंच जाया करते थे सुनील साहब। अब एक आम आदमी उसके लिए गाड़ी ख़रीदना, एक ऑल्टो जैसी, अब पाकिस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी वो है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में चली गई है, तो फिर मुमकिन नहीं होगा कि इस तरफ आएँ। जी बिल्कुल, नई गाड़ी लेना बेशक जो स्टार्टिंग गाड़ी 650 सीसी वाली गाड़ी भी है, वो एक मुतवस्सित तबका के आदमी है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यही रीजन है, अगर आज आप मार्केट में जाके सर्वे करें तो जितनी गाड़ियां जो कि पहले आपको वेट पे या ऑन पे मिलती थी वो सारी अवेलेबल हैं, किसी पे एक ऑफर मिल रही है, किसी पे दूसरी ऑफर मिल रही है, एंड इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर इंडस्ट्री। लोगों को भी नुकसान है बिकॉज जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास वेंडर इंडस्ट्री है, वो भी इससे बहुत ज्यादा लोगों एसोसिएटेड है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसमें सुनील साहब एक अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि भारत जैसा मुल्क जहां पर 1-2 लाख रुपए की एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्होंने बना ली कि एटलीस्ट सवारी तो एक गरीब बंदे को मिल जाए, हमारे यहाँ आज तक हम बाहर से पार्ट्स को इंपोर्ट कराएंगे तो यहाँ पर असेंबलिंग होगी तो गाड़ी हमें इतनी महंगी मिलेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम क्यों नहीं खुद कफील हो सके इस इंडस्ट्री में आज तक? आपने अच्छी एग्जांपल दी, उसकी रीजन ये कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आप उनकी पॉलिसी देखें। तो एक होती है पॉलिसी, इकोनॉमिक्स में टर्म यूज किया थी कि इनवर्ट प्रोटेक्शन आपने की भी थी कि आपने बाहर से कोई चीज नहीं आने दी, अपनी इंडस्ट्री को जो है कहा कि जी आप खुद ही बनाएं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज जो है वो सीसॉ की तरह आती हैं। एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी इंपोर्ट खोल दो 10 साल की, कहती है 5 साल की, कहती है 3 साल की, बड़े अर्से तक ये सीसॉ चलता रहा था। बट 2018 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, उसके बाद तकरीबन 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में आए और उन्होंने काम शुरू किया और गवर्नमेंट ने एटलीस्ट जो है ना इंपोर्ट के ऊपर जो बैन था वो लगाए रखा ताकि इनको प्रोटेक्शन दी जा सके। बट लास्ट 2 सालों से फिर अगर आप देखें तो यही सूरत हाल चल रही है कि उनके जो एलसीज हैं वो नहीं खोल रही थी बिकॉज हमारे पास डॉलर नहीं थे एलसी खोलने के लिए। तो ऐसे अगर एलसीज खुल जाती हैं अभी तो ये जो रिकंडीशनड कार्स थी, क्या इनकी प्राइसेस वही स्काई रॉकेटिंग ही हमें नजर आएंगी या फिर ये कुछ एलसीज खुलने से कीमतें इसकी वैसे ही रहेंगी जैसे थी? डॉलर भले महंगा हुआ है तो डॉलर की भी इफेक्ट तो होगा, लेकिन एलसीज खुलने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए एलसी जो है ना वो तो खुल रही है सीके डिकेट की, जो कम्प्लीटली नॉकडाउन किट है जो कि लोकल गाड़ी के लिए है, और गवर्नमेंट ने बेसिकली साल से उनकी जो लीगल इंपोर्ट है वो रोकी हुई थी। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप किसी के लीगल कारोबार को रोकते हैं तो फिर जब उसका टाइम आता है तो वो आपसे कंसेशंस भी लेता है। तो ये वजह है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो पॉलिसियां चेंज होती रहती हैं, उसकी वजह से आज तक हमारी इंडस्ट्री अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई। दूसरी चीज, अभी लोकलाइजेशन जितनी होनी थी उतनी नहीं हो सकी, अगेन बिकॉज आपने इंपोर्ट नहीं करने दिया जो उनको 5 साल का दिया गया था टाइम। अब आई एम 100% श्योर कि वो जितनी भी कंपनी है वो जब वक्त आएगा उसका 5 साल पूरे होने पे तो गवर्नमेंट के पास जाएंगी कि 2 साल आपने हमें कारोबार नहीं करने दिया, इसको मजीद एक्सटेंड करें। तो ये एक्सटेंशन और ये सीसॉ जो पॉलिसीज है ना, इसकी वजह से हमारे यहाँ गाड़ी महंगी है और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सीके डिकेट भी इंपोर्ट हो रही है, वो भी डॉलर पर डिपेंडेंट है। जो इंपोर्टेड गाड़ियां आप जिनको रेफर कर रही थी वो तो डायरेक्टली डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरी चीज होने पे सुहागा ये है, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस भी बढ़ाई जाती है, ड्यूटियां भी बढ़ाई जाती है, तो प्राइसेस नीचे आने की मुझे कोई नजर नहीं आती रीजन, या कोई मैं कहूँ आपसे कि प्रेडिक्शन आएगी, मेरा नहीं ख्याल कभी प्राइसेस नीचे आएंगी। अच्छा सोहेल साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में जिसे हम लोकल गाड़ियाँ कहते हैं बेसिकली, तो वो भी असम्बल हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग की बात थी बहुत पहले भी और अभी भी, जो नई पॉलिसी की आप बात करें 2018 में आई, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के मामला थे, हम तो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। इसकी वजह आपको क्या लगती है कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हम कर पाते? एक्सपोर्ट का कहने के लिए वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें देखना पड़ेगा क्या हम रीजन में कंपैरेटिव हैं किसी चीज में, क्या हमें किसी चीज पे एज है। अगर आज आप और मैं कोई गाड़ी का प्लांट लगाते हैं तो क्या हमारी लेबर कॉस्ट सस्ती है, क्या हमारी बिजली आपके रीजन से सस्ती है, क्या हमारे पास एनर्जी क्राइसिस नहीं है, क्या हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। मेरा ख्याल इन सब चीजों का जवाब नफी में है। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसमें हम कह सकें, नारा मारने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बिजली रीजन में सबसे महंगी है, एनर्जी की कॉस्ट हमारे पास सबसे महंगी है, डिसरप्शन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर आप पिछला साल खोल के देख लें तो मेरा ख्याल है अगर जिनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिव डेज ऑफ फैक्ट्रीज, वो सबसे ज्यादा थी, बिकॉज जो माल आप क्लियर ही नहीं हो रहा तो गाड़ी बनानी क्या है। तो इन सारी चीजों के साथ आप लोकल मार्केट में नहीं आ रहे तो इंटरनेशनली कम्पीट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सुनील साहब कौन इनिशिएटिव लेगा और कुछ इस तरह से बात होगी कि हमें पार्ट्स वहाँ से ना मंगवाने पड़े, पार्ट्स हम खुद बनाएं, खुद यहाँ पर हम प्लांट्स लगा के गाड़ियों को असेंबल करना शुरू करें और एटलीस्ट मेहरान टाइप की छोटी गाड़ी पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो। इसके लिए किस लेवल पर काम होगा, कौन बात करेगा, कुछ आप इस हवाले से हमें गाइड करें ना।
देखिए, जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो उसको बेसिकली लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। तो जो ऑटो पॉलिसी थी उसका मकसद यही था कि उसके समरात आपको मिलेंगे इस फॉर्म में कि लोकलाइजेशन बढ़ जाएगी। हर साल जो ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था ताकि इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज की जाए और लोकल जो पार्ट्स हैं वो बढ़ जाएं, और वो चीज़ें उस तरफ चल भी पड़ी थी। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सालों से जो सूरत हाल चल रही है मुल्क में, बिलखसूस जो हमारे यहाँ सियासी एक जो है रोलर कोस्टर चल रहा था, किसी को नहीं पता कि पॉलिसी क्या है। इधर तो मतलब हर बंदा अपनी हुकूमत बचाने को लगा, तो ऑटो पॉलिसी के बारे में किसी को क्या ख्याल होना था। सिमिलरली आपके जो सूरत हाल टोटल डॉलर के साथ हो रही थी, इन 3-4 चीजों की वजह से काफी सूरत हाल खराब रही है। वरना जनरली अगर आप देखें तो अभी भी जो कंपनियां पाकिस्तान आई थी उन्होंने भी रियलाइज कर लिया है कि अगर वो लोकलाइजेशन नहीं करेंगी तो उन्हें नुकसान होगा। और लास्ट 1-2 गाड़ी में भी देख रहा था जो लोकल लॉन्च हुई है उनमें लोकल पोर्शन जो है पार्ट्स का वो ज्यादा कर दिया गया, बिकॉज कंपनीज ऑब्वियसली इफ दे हैव टू स्टे हियर दे रियलाइज कि अगर लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो इंपोर्ट के ऊपर तो उनकी रिलायंस जो है वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सही, लेकिन सुनील साहब आपके हम व्लॉग्स में भी देखते हैं कि जो लोकल गाड़ियां हैं अगर उसी कंपेयर करते हैं कि इंपोर्टेड गाड़ी में कीमत के हवाले से ऊपर नीचे 19-20 के फ़र्क से, तो उसके फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब ये इतना फ़र्क है तो फिर लोगों का रुझान अब भी आप समझते हैं कि लोकल गाड़ियों की तरफ रहेगा? अच्छा, लोगों का रुझान अनफॉर्चुनेटली कह लें या इंसिडेंटली कह लें वो लोकल की तरफ इसलिए ज्यादा है बिकॉज मार्केट का रूल ये है कि जो चीज आप मार्केट में फौरन बेच सकें उसकी डिमांड ज्यादा होती है। और बेशक जितना मर्जी क्रिटिसाइज करेंगे क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आज भी अगर आप मार्केट में खड़े होकर लोकल वर्सेस इंपोर्टेड गाड़ी बेचने की कोशिश करेंगे तो लोकल कार सेल्स वेरी क्विकली, एंड दैट इज द रीजन कि वो मार्केट फोर्स की वजह से लोकल गाड़ी को लोग प्रेफर करते हैं। एक तो ब्रांड नहीं होती है, इंपोर्टेड यूज आती है, आप जो कह रहे हैं ऑप्शन शायद उसमें ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब लोग बेचने जाते हैं तो वो इट सेल्स लाइक अ हॉट केक, तो फिर लोग लोकल गाड़ी को प्रेफर करते हैं। अच्छा सुनील साहब, एक बड़ा एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ख्याल है जो एक लेमैन की भी होगी, पहले वक्तों की जो 90s की गाड़ियां अगर आप देखें तो उनकी जो चादर हुआ करती थी वो इतनी भारी होती थी कि बोनेट भी खोलते वक्त बाकायदा बाजू दुखता था कि हाँ जी खोला है बोनेट। आजकल की गाड़ियां उनकी शीट्स इतनी मतलब पतली, जरा सा कुछ टच हुआ, मड गाड़ी टच हुआ तो जनाब डेंट लग गया। सुनील साहब ये सवाल इसलिए कर रही हैं, इनकी अक्सर गाड़ी मेरी लग जाती है। हाँ, उसके बाद आप ये देखें कि जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो 1.5 लाख रुपया बढ़ जाता है, कम होने लगेगा तो जी 50,000 25,000 रुपया कम कर दिया है होंडा ने, टोयोटा ने। तो ये क्या चक्कर है कि मटेरियल क्वालिटी इतनी नीचे जाती जा रही है और कीमतें हैं कि बढ़ती जा रही हैं? अच्छा, जो पहला सवाल का पार्ट है उसका तो सिंपल सा जवाब ये है कि आप दुनिया में देखें जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी गाड़ियों की, कहीं भी देख लें, पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली भी, तो उसके जो मटेरियल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, सुनील साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, कनेक्शन तो दोबारा से राब्ता करते हैं। ये जो आप चाह रही हैं ना बहुत, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा जी, कि आप जो है वो ट्रक की जो जी जी वो अपनी या फिर जंगले लगवा लें चारों तरफ ना, चारों तरफ, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे, अदरवाइज। अच्छा सुनील साहब से दोबारा राब्ता हो जी, कंटिन्यू कीजिएगा। आप कह रहे थे पहले सवाल कह रहा था, सॉरी, ये कहता कि मटेरियल जो है ना दुनिया में गाड़ी को इस्तेमाल जो बनाने के मटेरियल है उनको लाइट डिफरेंट मटेरियल को यूज किया जा रहा है। पहले मेटल शीट थी, फिर एल्यूमिनियम आ गया, फिर कार्बन फाइबर आ गया, तो लाइट मटेरियल, इंजन छोटे जो है ना, ये तो एक नई आप कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर नई चीजें हैं। जो आप प्राइसेस की बात कर रही थी वो देखें, गाड़ी को छोड़े हमारे मुल्क में तो आज आपका पेट्रोल महंगा होता है तो रोटी 2 रुपए महंगी कर देते हैं, अगले दिन पेट्रोल सस्ता होता है, किसी तंदूर पे कभी आपने रोटी सस्ते होते देखी? बिल्कुल नहीं। मोटर जो किराया बढ़ाते हैं वो नीचे करते हैं। मसला ये ना सुनील साहब कि हम पार्ट्स वहां से मंगाते हैं और वो इतनी सिविलाइज्ड कौम में है कि उनके यहाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है, वहां पे लगने की गुंजाइश नहीं उस तरीके से होती। यहाँ तो जिसका दिल चाहता है वो रॉन्ग साइड भी चल रहा है, बस भागा चला जा रहा है, तो फिर लगनी है। नहीं, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर ऑटो मैन्युफैक्चरर। वो तो देखे ना आपकी जनरल पुलिसिंग या जनरल एजुकेशन का मसला है। बट जो दूसरी आप बात कर रहे थे ना कि प्रॉफिटेयरिंग की या प्राइस नीचे जाने की, वो तो आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल महंगा होता है, अगले दिन ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ा देते हैं, रोटी महंगी करते हैं, जब काम हो जाता है तो वो नहीं करते। एंड एवरीबडी ब्लेम्स कि जी गवर्नमेंट करिए, हमें अपने अंदर भी नेशनल कॉम देखना चाहिए कि वी आर गोइंग इन अ नेगेटिव वे, हम हर चीज को नेगेटिव करते हैं, ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। मुझे और आपको भी जब मौका मिलेगा तो हम भी यही करेंगे। तो ये एक नेगेटिव चीज है हम लोगों में जो हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील मन साहब हमारे साथ, और ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे। बातें बड़ी ज़बरदस्त हो रही होती हैं। और एक चीज़ है, कारों से निकल के अब जीप पे आ जाए, जीप की तरफ आते हैं। थर के सहरा में होने वाली चोलिस्तान जीप रैली में जहां मर्द ड्राइवर्स ने महारत के करतब दिखाए हैं, वहीं खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है। रमा साल होने वाले इस मेगा इवेंट में खवातीन ड्राइवर्स में लालेन अखुनजादा, सलमा मरवत,
दीना पटेल, माहम शराज, आयशा खान लोधी सहराई ट्रैक पर नज़र आई हैं। तो सहराई चोलिस्तान में 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के फाइनल राउंड के जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी में जैन महमूद हैं और ख़वातीन कैटेगरी में महम फ़िरोज़ हैं, उन्होंने जनाब कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल, और आज इसी चोलिस्तान रैली में पार्टिसिपेट करने वाली आयशा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपके वक्त का ज़बरदस्त किस्म की रैली में। और मुझे ये बताइए कि ये इतनी बड़ी गाड़ी और वो भी रैली और डेजर्ट रैली, इतनी स्पीड में ये चलाने का शौक कब से और क्यों हुआ? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बचपन से शौक था क्योंकि बाबा हर टाइम कोई ना कोई डिफरेंट गाड़ी लेके आ रहे होते थे, तो उधर से शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। अच्छा। फिर इस्लामाबाद पे काफ़ी गाड़ी चलाई, तो उधर से इंटरेस्ट मेरा वहाँ पे हुआ। फिर सोचा नहीं था कि कभी रैली में भी पार्टिसिपेट करूँगी, लेकिन पाक वीज़ ज्वाइन किया। फिर प्रैक्टिस तो हम लोगों ने सच नहीं की थी। आई थिंक बोल सकते हैं कि 2 डेज़ की प्रैक्टिस से हम लोग जीत गए। और ए प्रिपेयर्ड में छलांग मारना, वो भी एक हमारे लिए एक बड़ी बात थी, बिकॉज जब भी कोई न्यू टैलेंट आता है वो पहले स्टॉक में जाता है। और प्रिपेयर्ड गाड़ी चलाना, ऊपर से 5.7 पावर, तो मुश्किल मैं कहूँगी इतना नहीं था। मज़ा आता है गाड़ी चलाने का, लेकिन ऑफ रोड का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है रोड पे चलाने से। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा अब आयशा कि इसमें ट्रेनिंग किस तरह, कितने घंटे आप करती हैं? और दूसरा, ख़वातीन को तो सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है कि जहाँ ज़रा कुछ अजीब सा फील हुआ वहीं उनकी टांगें कांपने लगती हैं गाड़ी चलाते हुए, तो आप तो सहरा में जीप चला रही हैं। नहीं, मैं आपको वही बताऊंगी कि ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है। मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी कि मुझे भी बिल्कुल, जब मैं गाड़ियों में आई थी तो मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे, बहुत ज़्यादा बॉयज़ के, कि यार बर्तन धो जाके, तुम किचन में काम करो। तो इस सारे चीज़ को चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने कि नहीं, हम जवाब दे के नहीं, एक्शन के साथ उनको राय दिया कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। और ये कहीं नहीं लिखा कि गाड़ी लड़की नहीं चला सकती, बिल्कुल चला सकती हैं लड़कियां। आयशा, आपके हमने देखा कि आप गाड़ियों के प्रमोशंस वगैरह में, तो हमने आपको देखा है गाड़ी चलाना और बात है और प्रमोशन कर लेना, चले एक रेगुलर वे कि सड़क पड़क पे चलाना, लेकिन उसमें आप बीइंग ए मॉडल, एक जो है ना वो, दूसरा इतने ज़बरदस्त किस्म के ड्राइवर, ये अब सोचा था कि ऐसी चोलिस्तान जीप रैली, कल को थर जीप रैली होगी, वहाँ पर भी आप पहुँची होंगी, थल जीप रैली बहुत बड़ी होती है, तो अब क्या सोच लिया है कि जीप रैली एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर ही आपने मतलब आगे बढ़ना है? जी, पहले तो मतलब इतना नहीं सोचा था। अब पोडियम पे आ गए तो अब सोचा है कि नहीं, इसको एज अ प्रोफेशन हमने इसको आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। अब हर रैली में पार्टिसिपेट किया करेंगे इंशाल्लाह और जीता करेंगे। तो कौन सी गाड़ी थी जो आपके पास थी और क्या हॉर्स पावर था जब, और किस स्पीड में आपने मैक्सिमम गई? आपने मीटर देखा होगा ना कि ये मेरी मैक्सिमम स्पीड आज मैं करके आई हूँ। अच्छा, मैं आपको अगर बताऊं तो मैं इतनी फोकस थी कि मैं मीटर पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही थी, नेविगेटर की सुन रही थी। लेकिन जो हमारा स्ट्रेट ट्रैक था उधर 120 इसी तरीके से हम जाते रहे और बल्कि बीच में 2 बार हमारी गाड़ी भी रुकी, जिससे सेकंड्स का फर्क आ और फर्स्ट आने में। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेन जो हमारा था कि हमने ट्रैक कंप्लीट करना है, तो वो हमने कर लिया बिल्कुल आराम से। जबरदस्त। तो आयशा, फैमिली सपोर्ट के हवाले से बताइएगा, घर में कौन है जो ज़्यादा सपोर्ट करता है? आपके बाबा तो गाड़ियाँ लेके आते थे, क्या उनका भी ये सपोर्ट इसमें शामिल है कि भाई चलाओ भी, है तो खतरनाक खेल? नहीं, अब जब बाबा गाड़ियाँ लाते थे तो वो आते ही सबसे पहले मुझे ही देते थे कि बेटा ड्राइव करो। तो मतलब पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट है, अम्मा की, बाबा की, इवन बहन भाइयों की, सबकी। और ऊपर से सुनील भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं कि नहीं करना है। उन्होंने रैली के लिए बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया हुआ था कि बिल्कुल करना है। तो ये तो आपके पास हर तरफ से मेंटोर्स हैं, आपके बाबा भी और घर वाले भी, और फिर साथ में सुनील मन जो हैं वो भी साथ होंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन हमने देखी पिछले चंद सालों में अच्छी हो रही है अब जीप रैलीज़ में, तो ये क्या इतना आसान है इसमें आना कि बाकी लोग जो नए देखने वाले हैं कि जी आयशा लोधी हैं तो हम भी अब नेक्स्ट ईयर में जाएं, तो क्या उनको सजेस्ट करेंगे आप? आई थिंक बिल्कुल ख़वातीन को आना चाहिए। इवन हमारे जो बाइक का भी हो रहा था उसमें भी काफ़ी गर्ल्स थी जी, तो ये कि ख़वातीन भी पार्टिसिपेट करें और सब लोग आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है।
अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आयशा बताएगा कि इस इवेंट को आपने किस तरह देखा? इंटरनेशनल रेसर्स भी थे, कैसा ओवरऑल ऑर्गेनाइज किया गया था, कितनी सपोर्टिव यहाँ पर इंतजामिया थी, कुछ बताएंगी? मेरा बिकॉज फर्स्ट टाइम था, बट जो मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छा था। और इंटरनेशनल रेसेस भी थे, काफ़ी लोग थे, ख़वातीन की भी तादाद थी, बच्चे भी थे, और बहुत अच्छा था। पूरा इवेंट बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो आयशा, आप इसके अलावा और क्या करती हैं? एक तो आप माशाल्लाह से रेसर भी हैं, फिर आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, और भी कुछ करती हैं आप? मैं फैशन मॉडल भी हूँ, तो दोनों चीज़ों को साथ चल रही हूँ। अभी गाड़ियों का शौक इतना ज़्यादा हो गया कि वो भी साथ ही चल रहा है, ये भी साथ ही चल रहा है, तो दोनों को साथ ही लेके ये तो बड़ा बहुत रेयर होता है इस तरह से। दुनिया भर में वैसे जो है गाड़ियों के मॉडलिंग करने में तो गाड़ियाँ अच्छी चला रही थी, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल पसंद में और अपनी पर्सनल जो गाड़ी है वो कौन सी रखी है आपने, जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो ड्राइव करने में? मुझे वैसे पर्सनली अगर आप बोलें तो मर्सिडीज मेरी फेवरेट है। अच्छा। और मैंने C180 रखी हुई है, लेकिन ये है कि अगर आपको एक गाड़ी पसंद आ जाए फिर आप कोई और गाड़ी नहीं लेते, तो उस तरीके से ना मुझे ऑडी मर्सिडीज का एक अलग मजा है। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे गाड़ियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। अगर आप इस गेम की बात की जाए ना, तो ये भी कोई ऐसा गेम नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर लेगा और जिसको शौक होगा वो चला लेगा। इसके लिए भी काफ़ी पैसा चाहिए अच्छी गाड़ी के लिए। महंगा शौक है, बहुत महंगा स्पोर्ट्स है गाड़ियों का। आजकल में तो एक्सपेंसिव हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो आयशा, आगे क्या प्लान्स हैं? अब नेक्स्ट किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है? नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह आई थिंक अक्टूबर में होगी सतरंगा, तो उसमें पार्टिसिपेट इंशाल्लाह। तो ये सतरंगा तो मेरे ख्याल पहाड़ी इलाकों में होने वाली रेस होगी, ऐसा ही आयशा? जी, मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, लेकिन सब कुछ करना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये वो खासी डिफिकल्ट रेस होती है और मुश्किल रेस उसके कहते हैं, और वहाँ पहाड़ों में गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मैंने सुना है कि चोलिस्तान की जो ट्रैक थी वो सबसे मुश्किल ट्रैक थी, तो अगर ये कर लिया है तो हो जाएगा आराम से इंशाल्लाह। चलें जी, मोर पावर टू यू, कीप शाइनिंग आयशा, ऐसे ही मेहनत करती रहें और आगे चल के पाकिस्तान का नाम भी आपने रोशन, माशाल्लाह नेशनल लेवल पर आप इतना अच्छा खेल रही हैं और चला रही हैं, गाड़ी दौड़ा रही हैं, वो भी सहराओं में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुदस्सिर, क्या ख्याल है, इजाज़त ली जाए? बिल्कुल, और गाड़ी में फिर जाके रेस करने की कोशिश हमें तो बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल। आज प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल और सैरिश को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन ड्राइव करना है तो ख्याल से, क्योंकि आप रेसर नहीं हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।